वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर एंड कोडिंग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्ट जेएस। जी हाँ, काफी ज्यादा इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लग गया। इससे पहले जो कि आप लोगों ने देखे होंगे, हम लोगों ने सारा अपना जो था डाटाबेस कंप्लीट किया। हम लोगों ने पहले मोंगोडीबी पढ़ाया था, उसके बाद पोस्टग्री पढ़ाया था, फिर मैंने आप लोगों को माई सीक्वल पढ़ाया था। तो उसी को कंप्लीट करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। फिर वो सब चीजें कंप्लीट हुई हैं और उसके बाद फिर ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई। करीबन 25 से 26 दिन लग गए इस वीडियो को आने में, क्योंकि आपको पता है इस बीच फेस्टिवल भी थे और कुछ मेरे अपने भी काम आ गए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम थे, उनको कंप्लीट किया तो उनमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया, वरना ये वीडियो करीबन आप लोगों को 3 हफ्ते पहले ही मिल गई होती। चलो कोई नहीं, जैसे भी बनी, लेट बनी, कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस, जो कि रिएक्ट जेएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे काफी लोगों को नौकरी भी मिलती है, काफी जॉब में भी ये रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा। आप लोग देखते होंगे जब आप रिक्वायरमेंट चेक करोगे, आप कभी नौकरी.com पे या किसी भी आप पोर्टल पे जाकर के चेक करोगे, लिंक्डइन पे चेक करोगे, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो जॉब्स होती है, सबसे ज्यादा तो नहीं, मतलब इसकी भी जॉब्स काफी ज्यादा होती है, रिएक्ट जेएस की भी जॉब्स काफी ज्यादा होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, एक एक छोटा सा छोटा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे अपना रिएक्ट जेएस। और ये बिल्कुल भी बिगिनर फ्रेंडली होने वाला है, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, बिल्कुल जिन्होंने आज तक कभी मतलब रिएक्ट पढ़ा ही नहीं है, कभी जाना ही नहीं है कि रिएक्ट होता क्या। मतलब आपको रिएक्ट तो पढ़ने से पहले आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इसकी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप लोग आए डायरेक्ट, आप लोग आकर के सीधे रिएक्ट पढ़ना शुरू कर दो। आपने कभी कोडिंग ही नहीं पढ़ी, आपने कभी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा है और आप यहां पर आकर के आप मेरी वीडियो देख करके आप सीधे रिएक्ट पढ़ सकते हो, रिएक्ट सीख सकते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। देखो यार, ठीक है, लेकिन हाँ, मैं कोशिश, आपको पता है मैं बहुत ज्यादा इजी तरीके से पढ़ाता हूं। जैसे कि ज्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, ज्यादा व्यूज तो नहीं आते, लेकिन अगर एक भी मेरा सब्सक्राइबर, एक भी मेरा व्यूअर अगर लगातार मेरी वीडियो देख रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि उसको पता है कि वो बहुत ज्यादा इजी, आसान तरीके से एक एक पॉइंट, एक एक चीज को मैं बताता हूं। तो इसी तरीके से मैं आपको रिएक्ट में भी पढ़ाऊंगा। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट का इंट्रो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। रिएक्ट होता क्या है, हम लोग रिएक्ट क्यों यूज करते हैं, रिएक्ट ही क्यों यूज करते हैं, इससे और भी अदर लाइब्रेरीज हैं, व्यू है, एंगुलर, उनका क्यों नहीं यूज करते हैं, और रिएक्ट बनाया क्यों गया था, और HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के लिए हमको पहले जो हम लोग वेबसाइट बनाते थे, फ्रंट एंड बनाते थे, UI तैयार करते थे, वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से भी तो तैयार हो जाता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में कि रिएक्ट जेएस ही क्यों यूज करते हैं, तो वो सारे पहले क्वेश्चन तो आपको मैं इंट्रो वाली वीडियो में ही, इसी वीडियो में ही कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हम लोग आगे जो है कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, ज्यादा लंबी बातचीत नहीं करते हैं, बोर नहीं करते हैं, और फटाफट से हम अपनी पहले जो हमारी फाइल बना के जो हम आपको समझाते हैं, फाइल से समझाते हैं, वो आपको समझाएंगे और उसके बाद अपना कोडिंग वाला पार्ट देखेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। सॉरी। अगर आप लोगों को वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करो यार, कमेंट, और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। एक भी लाइक नहीं आते, मतलब व्यूज तो कुछ वीडियोस पे तो 100 से ऊपर व्यूज हो गए, लेकिन एक भी लाइक नहीं है, लाइक कर दिया करो। तो चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहां पे हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और जैसा कि मैंने पहले से अपनी सारी फाइल्स ओपन कर रखी थी, तो हम चलेंगे अपना फाइल पे। ये हमारी फाइल है, इसको कर लेते हैं प्रेजेंटेशन मोड पे ऑन, जिससे क्या होगा, ये फुल स्क्रीन पर हमारी शो हो जाएगी। एक बार प्लीज आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये फाइल कैसी शो हो रही है, और इसको भी हम लोग ओपन कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे ये समझाने के लिए हम लोगों को काम में आने वाला है। ठीक है, इतना रखते हैं इसको। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। अब रिएक्ट जेएस होता क्या है, इंट्रो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि रिएक्ट जेएस होता क्या है। यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख रखा है इंजीनियर एंड कोडिंग, और लिखा है वेब डेवलपमेंट, फिर लिखा है रिएक्ट जेएस फॉर बिगिनर्स। ये रिएक्ट जेएस का जो लोगो होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये रिएक्ट जेएस का लोगो है। ठीक है, तो रिएक्ट जेएस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको हेडिंग में बता दिया। अब हम चलेंगे अपना यहां पर आएंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि हमारे व्हाट इज रिएक्ट जेएस, कि रिएक्ट जेएस है क्या। हालांकि मतलब रिएक्ट जेएस होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। तो रिएक्ट जेएस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, रिएक्ट जेएस कॉमनली नॉन एज रिएक्ट। तो हम लोग रिएक्ट जेएस को, रिएक्ट जेएस भी हम लोग कॉमनली जो हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, उसको हम लोग रिएक्ट के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। अगर आप लोगों को रिएक्ट नेटिव जब आपको लोग लिखा हुआ है कहीं पे, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है या कोई पूछ रहा है कि रिएक्ट नेटिव क्या होता है, तो रिएक्ट नेटिव अलग है, इससे अलग नहीं है। मतलब इसका
अपर लेवल है, मतलब एडवांस लेवल, ठीक है। और रिएक्ट एक अलग चीज है, ठीक है। तो आपको रिएक्ट यहाँ पे पढ़ने को मिलना, ना कि रिएक्ट नेटिव, ठीक है। रिएक्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो रिएक्ट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। एक ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है और जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होता है आगे बताऊंगा। फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस फॉर वेब एंड नेटिव प्लेटफॉर्म। तो मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को ये यूजर इंटरफेस यूआई बनाने के लिए आप लोगों को यूज किया था और नेटिव प्लेटफॉर्म बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय फेसबुक। इसको जो डेवलप किया था, जो इसका ओरिजिनली क्या बोलते हैं उसको मेंबर है, तो उन्होंने जो फेसबुक ने 2000 ऑफिशियली तो 2013 में ये लॉन्च हो गया था। 2013 में फेसबुक ने इसको बनाया था, जिसका नाम अब चेंज हो गया, मेटा हो गया। मेटा भी अब लिखने लगे, मेटा भी। अब फेसबुक भी चलता है, मेटा भी चलता है, ठीक है। मेटा से भी आप पहचान सकते हो। तो फेसबुक एंड इज नाउ मेंटेन्ड बाय मेटा। मेटा इसको मेंटेन करता है। एंड अ लार्ज कम्युनिटी ऑफ इंडिविजुअल डेवलपर्स एंड कंपनीज। ये लार्ज कम्युनिटी है इंडिविजुअल डेवलपर और कंपनीज का, कि इसको बहुत बड़े स्केल पर यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक, आप देखो यहाँ पे ये वाली जो हमारे थ्योरी लिखी है, यहाँ पे जो मैंने ये थ्योरी लिखी है ये वाली, और इसको भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये और ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो आप यहाँ पर थ्योरी देखेंगे, ये वाली थ्योरी जो आप देखेंगे, ये आप कहीं पे भी आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज रिएक्ट जेएस, तो आप इसको यहाँ पर बता सकते हैं। ये काफी ज्यादा यही, मतलब आप इंटरव्यू में भी ये बोल सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हो, इससे ज्यादा अगर आप सीखना चाहते हो, फिर तो बहुत सारी फालतू की बातें हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बनाया है, और इन्होंने इसको बनाया था। रिएक्ट वाज रिलीज्ड फर्स्ट इन 2023, 23 कह रहा हूँ, 2013 में, ठीक है। 2013 में इन्होंने इसको लॉन्च कर दिया था। फर्स्ट टाइम इसको जब लाया गया था, ये चल क्यों नहीं रहा, थोड़ा रुक जाता, ठीक है। ये जो है रिएक्ट वाज रिलीज्ड फर्स्ट इन 2013 एंड सिंस देन इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस। ये 2013 में लाई गई थी, 2013 में इसको बनाया गया था। अब इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, तो इसके पीछे का उद्देश्य आगे बताऊंगा। वो आगे आपको एक एक चीज धीरे धीरे आपको सारी कंप्लीट होती चली जाएंगी, ठीक है। इसको बनाया था इन्होंने। तो ये भी एक ये फेसबुक के इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये फेसबुक के, अभी भी है, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्यों बनाया था उसको मैं आगे बता दूंगा। इन्होंने इसलिए बनाया था कि काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी फेसबुक के साथ। जब 2010, 11, 12 में काफी सारे यूजर्स जो थे वो शिफ्ट हो रहे थे, काफी ज्यादा यूजर्स जो थे वो फेसबुक पे आना स्टार्ट हो गए थे। तो वहां पर एक प्रॉब्लम इनको नजर आई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और उस समय ये प्रॉब्लम काफी सारी वेबसाइट्स पे थी, ये मैंने भी उस समय रियलाइज किया था। जब जब करते थे हम लोग, यूज करते थे, तो वहां पर ये प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती थी। वो प्रॉब्लम क्या थी वो आगे आपको पेज पे बताऊंगा, ठीक है। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉर्डन वॉल्क और सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट फेसबुक एंड वॉज इनिशियली रिलीज एज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, ठीक है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट इन्होंने गिटहब पे अपलोड किया था, रिलीज किया था, ठीक है। और ये हो गई थी हमारी फेसबुक की। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे, इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया था, ठीक है। अब रिएक्ट जेएस को आपको स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट समझ में आनी चाहिए अच्छे से। नहीं तो मतलब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। अब देखो HTML आपको आनी ही चाहिए, CSS थोड़ी बहुत आ जाएगी, चल जाएगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट भाई आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट तो समझ में आनी चाहिए। जावास्क्रिप्ट के कुछ टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रिएक्ट जेएस, ठीक है। अगर रिएक्ट जेएस आप लोग सीख रहे हो तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। बेसिक्स आना चाहिए, सॉरी बेसिक्स आना चाहिए आपको। यहाँ पर देखो बेसिक आना चाहिए। अरे क्या हो रहा है यार, क्या है ये अपने आप चल रहा है क्या। तो बेसिक आना चाहिए, फंक्शंस आने चाहिए कि फंक्शंस क्या। तो बेसिक में भाई आप लोगों को सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है, कैसे हम लोग कंसोल ओपन करते हैं, बेसिक्स बहुत सारे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर और ये ऑपरेटर्स पता होने चाहिए। ये और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये पता होनी चाहिए, और सिंटैक्स कैसे लिखा होता है ये पता होना चाहिए। मतलब फाउंडेशन आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फंक्शंस पता होने चाहिए। एरेस आपको पता होनी चाहिए, एरेस क्या होती है और एरेस कैसे लिखी जाती है। तो ये भी यार चल जाए, थोड़ा सा चल नहीं पा रहा, पता नहीं क्या हो गया इसमें। तो ये देखो एरेस आपको पता होनी चाहिए कि एरेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। और एक्मा स्क्रिप्ट ESC एक्मा स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं, +6 फीचर्स। इसमें जो कुछ फीचर्स ऐड हुए थे, जैसे लेट ऐड हुआ था, कॉन्स्ट ऐड हुआ था, और भी कुछ फीचर्स ऐड हुए थे। जैसे मैं बता दूं आपको, प्रोमिसेस मैप वगैरह आपको पता होना चाहिए, फिल्टर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए, और ये थोड़ी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एसिंक्रोनस में आपको कुछ एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आपको नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, मतलब बेसिक तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए।
ठीक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, तभी आपको रिएक्ट जेएस समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। जैसे कि हम लोगों ने बोला कि जावा सॉरी रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को भी फ्रेमवर्क नहीं पढ़ाया है, सीएसएस के फ्रेमवर्क है, टेलविंड और बूटस्ट्रैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको पढ़ाना है। ये दोनों फ्रेमवर्क है जो आप ये पढ़ रहे हो, रिएक्ट ये लाइब्रेरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस बिटवीन लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है अ लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्री रिटन कोड, फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, ठीक है, लाइब्रेरी दैट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज फॉर अ पर्टिकुलर टास्क। जैसे क्या होता है कि लाइब्रेरी में कुछ कलेक्शंस होते हैं, प्री रिटन कोड लिखा होता है, ठीक है, फंक्शंस हो गए, क्लासेस हो गई, मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है, तो इनका हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क आर डिजाइन टू प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी एंड आर ऑफन यूज टू बिल्ड कंप्लीट एप्लीकेशन। मतलब इन दोनों में सिंपल सा आपको मतलब बताऊं तो बहुत सारे लोग घर का एग्जांपल देते हैं, घर का भी एग्जांपल दे दूंगा आप लोगों को, और आप लोगों को ऐसे भी समझा देता हूं। जैसे इसमें क्या होता है, लाइब्रेरी में आपको कुछ चीजें आपको यहाँ पे बिल्कुल जीरो लेवल से आपको फाउंडेशन बनानी होती है, बस कुछ रूल्स का आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ रूल्स आप लोगों को इनको अप्लाई करने होते हैं, उनको फॉलो करते हुए आप लोगों को क्या होता है, आपको पूरी फाउंडेशन मतलब कि आप अपना बेसिक से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर क्या आप लाइब्रेरी में बना सकते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है, एक आपको बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाएगा, बने बनाए आपको कंपोनेंट मिल जाएंगे, आपने उनको उठाया, पेस्ट किया, बस थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, बहुत ज्यादा उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन वहां पे रूल्स ज्यादा नहीं होते हैं, तो वहां पे आपने उठाया और सीधे पेस्ट किया और अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लिया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लिया, थोड़ी बहुत पोजीशन इधर उधर चेंज कर ली, बस थोड़ी बहुत कर सकते हो। फ्रेमवर्क में क्या होता है, बनी बनाई चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। लाइब्रेरी में आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स को आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद आप अपना बेसिक बिल्कुल पूरी तरीके से आप तैयार करते हुए उसको यूज कर सकते हो। अब जैसे कि हम लोग घर बनाते हैं, तो घर में क्या होता है, एक होता है फ्लैट, जो आप लोग जानते हो, फ्लैट वगैरह ले लिया या बना बनाया घर ले लिया, तो वहां पे क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा भाई आप स्ट्रक्चर तो आप दीवारें तोड़ के आप स्ट्रक्चर तो आप नीचे की फाउंडेशन नहीं तो आप तोड़ नहीं सकते हो ना, नहीं तो आप बनी है तो बन गई, दीवारें जो मेन दीवारें हैं वो खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, जो चीज बन गई, लेकिन आप उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, उसके स्ट्रक्चर में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी लाइब्रेरी। अब फ्रेमवर्क तो क्या होता है, फ्रेमवर्क। लेकिन लाइब्रेरी क्या होती है, लाइब्रेरी आप लोग एक एक चीज कुछ रूल्स को आप फॉलो करते हुए एक एक चीज आप अपना घर बनाते हुए चले जाते हो। तो सिंपल सा मतलब हो गया है कि लाइब्रेरी मतलब कि कुछ चीजें बनी बनाई, कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं, फाउंडेशन से लेकर बेसिक से लेकर आपको पूरा अपना जो है वेबसाइट आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए। और यहाँ पे कुछ चीजें इसलिए लाइब्रेरी का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आसान हो जाती है। ये कैसे, जब हम लोग हुक्स पढ़ेंगे, रिडक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कैसे होती है, ठीक है। फ्रेमवर्क बनी बनाई चीजें, तो ये होती है हमारी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क। अब रिएक्ट जेएस कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट, आपको रिएक्ट जेएस कंपोनेंट पढ़ाने से पहले, हाँ ठीक है, रिएक्ट जेएस कंपोनेंट क्या होते हैं, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट क्या होते हैं। अब मैं 1 मिनट का यहाँ पे टाइम लूंगा, जरा एक इसको देख लेते हैं क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, ये चल क्यों नहीं रहा, ये कलर यहाँ पे देख लेता हूँ, ये चल जाए तो मेरा काम बन जाए, थोड़ा सा यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, ठीक है, हाँ अब चल रहा है, ठीक है, अब ये चल रहा है, अब ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है, हाँ ये चल रहा है, ठीक है। देखो, अ कंपोनेंट इज फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूजर इंटरफेस, इट इज अ सेल्फ कंटेंट रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड। अब इसको एसपीजी सिंगल पेज एप्लीकेशन ये आगे बताऊंगा, ठीक है। रिएक्ट जेएस कंपोनेंट में क्या होता है कि सारी चीजें कंपोनेंट, जैसे मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, और हो जा भाई, हो जा, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए। जैसे आपने कभी देखा होगा कि फेसबुक में आप लोगों ने देखे होंगे कि पहले जब आप 2013 से पहले जब ये फेसबुक इससे नहीं बनी थी, किससे ये फेसबुक जब उससे नहीं बनी थी, हमारी क्या बोलते हैं रिएक्ट जेएस से जब हमारी फेसबुक नहीं बनी थी, तो क्या होता था कि हमारे पास कुछ ही हमारे पास यहाँ पे क्या होता था कि हमको अगर कुछ देखना है यहाँ पे, जैसे कि कोई हमारे पास मैसेज करता था, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन तो नहीं आ रहा, मैसेज यहाँ पे शो हो जाते थे, जैसे हमारे पास किसी ने मैसेज किया, तो क्या होता था कि वो मैसेज तो वो कर देता था, लेकिन हमारे पास अपडेट नहीं आता था कि हम लोग को अपडेट करने के लिए
पूरी वेबसाइट पूरे इसको रिफ्रेश करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? रिफ्रेश करना पड़ता था कि हम लोग इसको रिफ्रेश करते थे, तब हम लोग को जाकर के वो वेबसाइट पूरी धीरे 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 फिर पूरी अपलोड होती थी, एक एक चीज पूरी फिर से अपलोड होती थी। या अगर हमको किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो वो हम फ्रेंड रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं, फिर से हम उसको रिफ्रेश करते हैं, तो क्या होता थी कि पूरी वेबसाइट का यूआई, पूरी वेबसाइट क्या होती थी हमारी, रिफ्रेश होती थी, पूरी वेबसाइट हमारी फिर से अपलोड होती थी। तो उसमें टाइम लगता था, काफी बार उसमें टाइम लगता था, और सारी चीजें उसमें क्या होती थी, रिफ्रेश होती थी। लेकिन रिएक्ट जेएस के आने के बाद क्या हुआ कि हमारी एक एक चीज, जैसे हमारी सिर्फ हम इसको इसको जैसे हमारे पास किसी ने मान लो यहाँ पे हमारे पास किसी ने मैसेज आया, ये हमारे पास मैसेज आया, ठीक है, हमारे पास किसी ने ये मैसेज किया, ठीक है, ये मैसेज किया, और मैसेज करने के बाद क्या होता है कि मैसेज करने के बाद क्या होता है, ये हमारे पास किसी ने मैसेज किया, तो यहाँ पे 2 मैसेज आए या 3 मैसेज आए, तो हम देखना चाहते हैं किसी और ने मैसेज किया कि नहीं किया। तो अब किसी और ने मैसेज किया होगा तो हमको क्या करना पड़ता था, रिफ्रेश करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये सिर्फ इसी कंपोनेंट को रिफ्रेश करेगा जिसमें आपको जैसे मैसेज आया तो मैसेज वाला रिफ्रेश होगा, आपको अगर नोटिफिकेशन आया तो नोटिफिकेशन वाला ही आपका रिफ्रेश हो जाएगा, अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। अगर किसी ने मैसेज किया, जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे अगर आपको किसी कोई मैसेज करता है तो ऊपर शो हो जाता है, तुरंत ऊपर शो हो जाता है, आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं। तो अगर रिफ्रेश करने की जरूरत भी होती है तो वही चीज रिफ्रेश होती है जिसकी आपको जरूरत है। अब आपको इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से और समझा देता हूँ, यहाँ पे चल के मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जिससे आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। रिएक्ट जेएस, ठीक है, रिएक्ट जेएस यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, और ये पता नहीं क्या क्या आ रहा है, उसको मत देखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं अब जाना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आ गया रिएक्ट जेएस पे, अब मैं वीडियोस देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वीडियोस, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीजें अब चेंज नहीं होंगी। जैसे मैंने रिएक्ट जेएस का यूज किया था, रिएक्ट जेएस को यहाँ पे मैंने चलाया था, तो रिएक्ट जेएस यहाँ पे पूरा लिख के चला रहा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी और चीज पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं अनवॉश्ड पे क्लिक कर देता हूँ, या फिर मैं या फिर मैं किसी एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करने के बाद ये क्या हुआ, ये वाली चीज यहाँ पे फ्रेश नहीं हुई, यहाँ पर ये वाली चीज वैसी की वैसी है। क्या हो रहा है कि सर्च ऑपरेशन, सर्च वाला फंक्शन जो हमारा वैसा ही है जैसा हमारा था, जहां पे हमने लिखा था। अगर मैं यहाँ पे भी आके इसको क्लिक कर देता हूँ, जैसे ये उर्दू में लिखा हुआ है, अगर इस पे भी आके मैं क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला यूआरएल चेंज होगा, सिर्फ ये वाला, ये आप आगे देख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ये वाला चेंज होगा, ना कि ये चेंज होगा। इस पे क्लिक कर देता हूं मैं, इस पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, प्ले नहीं करूंगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, जो हम लोगों ने सर्च किया वो वैसा ही वैसा ही रहा है, ना कि पूरी वेबसाइट हमारी रीलोड हुई है, फिर दोबारा से हमारी वेबसाइट यहाँ पे चलिए। तो ये कंपोनेंट होते हैं जो अलग अलग हमने सेक्शंस पे सारी चीजें बना रखी है। जैसे होम सेक्शन को अलग बना रखा है, अलग फाइल में बना दिया, और ये क्या है, ये वॉच सेक्शन है, ये मैंने अलग वेब उसमें बना दिया, ठीक है, ये मैंने अलग बना दिया। तो सारी चीज क्या हुई, सबके अलग अलग कंपोनेंट मैंने बना दिए। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसका काफी ज्यादा यूज होता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। कई बार हमारा इसका भी आपको मैंने समझाया है ऑलरेडी, मैंने जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, जावास्क्रिप्ट वाली टॉपिक में, जावास्क्रिप्ट वाली जो हमने वीडियो पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको समझाया, उसमें जाकर के आप समझ लेना। वरना जब मैं आप कोडिंग पढ़ाऊंगा, कोडिंग वाले जब हम लोग सेक्शन में चलेंगे तब मैं आपको इसको पूरी तरीके से समझा दूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है, कैसे हम लोग अपने डाटा को एक जगह से, इंपोर्ट मतलब कि देना भेजना, और एक्सपोर्ट मतलब कि लेना, ठीक है, कैसे हम लोग भेजते हैं डाटा को एक फाइल से दूसरी फाइल में, और कैसे हम लोग लेते हैं डाटा को, ठीक है। द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट ड्राइव फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ECMAScript 6 module system are fundamental for creating modular and reusable components. They allow you to define component or other values in one file and then use them in other file throughout your application. ठीक है, जो मैंने बताया था एक फाइल से दूसरी फाइल में कैसे डाटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम लोग डाटा को यूज कर सकते हैं, क्या कि एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, थ्रू आउट दी फाइल्स एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्या होता है रियल डोम एंड वर्चुअल डोम क्या होता है, JSX क्या होता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। जावास्क्रिप्ट XML क्या होता है, ठीक है। रियल डोम और वर्चुअल डोम, देखो यहाँ पे मैंने 2 चीजें रखी है। देखो पहले मैं आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। द रियल डोम इज द ब्राउजर एक्चुअल इन मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेब पेज एंड अपडेट्स टू इट आर slow and responsive because they often require re-rendering the entire page. The virtual DOM is a lightweight copy of the real DOM. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि रियल डोम, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो हम लोग 2013 से पहले, अब मैं आपको बता देता हूं कि रिएक्ट जेएस में कौन कौन सी चीजें बनी हुई है। रिएक्ट जेएस में हमारा बना हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स। आप लोग इन तीनों पे कभी आप लोगों ने यूज किया होगा,
इंस्टाग्राम और फेसबुक तो यूज किया होगा, नेटफ्लिक्स शायद आप लोगों ने ना यूज किया हो। आप लोग देखिएगा क्या होता है, पहले जो हम लोग वेबसाइट बनाते थे, जब हम लोग पहले फेसबुक यूज करते थे, तो उसमें क्या होता था, फेसबुक में उसमें क्या होता था, जब हम लोग रिफ्रेश करने के लिए क्या होता था कि ये हमारे जैसे कि कंपोनेंट है, हमारे एक तरीके से फाइल के कंपोनेंट, ये हेडर हो गया, बॉडी हो गया, H1 टैग हो गया, टाइटल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और चीजें आप लोग ऐड कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे आपने H1 हेडिंग हो गई, H2 हेडिंग हो गई, आपकी डिव हो गई, आपके डिव सेक्शन में आपका कोई फॉर्म हो गया, या फिर आपका कोई कंटेंट हो गया, आपका कुछ क्या बोलते हैं, कुछ भी हो गया, आपने कुछ भी ऐड किया वेबसाइट में, तो काफी काफी सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने मान लो मैसेज सेक्शन हो गया, या हमारा वीडियो रील सेक्शन हो गया, तो वहां पे अगर हमारे पास किसी ने मैसेज किया, तो क्या होता था, जब हम लोग रिफ्रेश करते थे तो ये पूरा रिफ्रेश होता था, ये पूरा डॉक्यूमेंट, HTML, बॉडी, H1, H2, ये पूरा क्या होता था, रिफ्रेश होता था। तो क्या होती थी, वेबसाइट टाइम लेती थी, टाइम भी लेती थी, जितनी हम लोग को रिक्वायरमेंट थी उतना नहीं, वो फिर हम लोग को पूरा मतलब अपडेट नहीं होते थे हम लोग, मतलब रियल टाइम अपडेट हमको चाहिए था, तो वो हमारे पास नहीं था। उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए आया हमारा रिएक्ट। रिएक्ट में क्या हुआ कि ये वर्चुअल डोम का यूज करता है। ये कैसे करता है, ये हमारे रियल डोम का कॉपी बना लेता है। क्या करता है, एक कॉपी बना लेगा, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से कितने, एक बना लेगा, दो बना लेगा, तीन बना लेगा, कई सारे ये कॉपी बना लेता है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे मान लो ये हमारा मैसेज सेक्शन है, H1 टैग जो है ये हमारा मैसेज सेक्शन है, और ये हमारा हो गया बटन। अब हम चाहते हैं कि हम बटन को जब हम क्लिक करें तो हमारा क्या, वो मैसेज वाला जो सेक्शन है वो रिफ्रेश हो जाए, लेकिन सिर्फ मैसेज वाला ही रिफ्रेश होना चाहिए, बाकी अदर चीजें हमारी रिफ्रेश नहीं होनी चाहिए। तो हमने जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, ये हमारा जाएगा यहाँ पर रिफ्रेश करेगा, और यहाँ पर देखेगा, रियल डोम में जाकर के देखेगा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुआ। तो ये क्या करेगा, इसी पार्ट को सिर्फ चेंज करेगा, इसी पार्ट को H1 मतलब कि हमारे क्या करेगा, मैसेज वाले पार्ट को रिफ्रेश करेगा, बाकी चीजें सारी हमारी वैसी की वैसी ही रहेंगी। बाकी बाकी चीजें हमारी रिफ्रेश नहीं होंगी। जिस चीज को क्लिक करोगे बस वही चीज काम करेगी। ये हमारा काम करता है वर्चुअल डोम, ये हमारा काम करता है रिएक्ट। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर देखना चाहते हैं वॉच में, या हमारा यहाँ पर किसी ने हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है तो हम देखना चाहते हैं, तो हम जब फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ यही वाली चीज हमारी रिफ्रेश होगी, ना कि हमारी ये पूरी UI हमारा या फेसबुक का जो हमारा अकाउंट है वो पूरा रिफ्रेश होगा। ऐसा नहीं होगा। ये होता था 2013 से पहले। अभी अगर कुछ वेबसाइट होंगी जो पुराने स्ट्रक्चर, पुराने उस पर बनी हुई है, फॉर्मूले पे क्या बोलते हैं, पुराने HTML CSS जो उस पर नहीं बनी हुई है, तो वो आज भी चल रही है। लेकिन अब आप चेक करना, आप कभी भी चेक करना, आप थोड़ा गौर करना, फेसबुक पे जाना, तो आप देखिएगा कि आप जिस पे क्लिक करोगे बस वही चीज रिफ्रेश होगी। तो ये होता है हमारा रियल डोम और वर्चुअल डोम। रियल डोम क्या होता है, रियल डोम होता है हमारा जो सीधे जो हम लोग HTML CSS से बनाते हैं। ये हमारा हमने पढ़ाया है, मैंने आपको डोम वाला पढ़ाया है, उसमें जावा स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छे से डीप में समझाया भी है कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये पूरा ट्री होता है जो कि आपको मिल जाएगा। जब आप HTML CSS से बनाओगे कोई वेबसाइट तो वो पूरी पूरी फ्रेश होगी, और जब आप रिएक्ट का यूज करके बनाओगे रिफ्रेश होगी। जब आप रिएक्ट का यूज करके बनाओगे तो ये क्या करेगी, आपको वही चीज रिफ्रेश होगी जो आपको नीड है, जिसकी आपको जरूरत है। तो ये होता है वर्चुअल डोम और रियल डोम। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इसको आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, याद कर सकते हो। ये बिल्कुल सही क्या बोलते हैं इसकी थ्योरी है, ठीक है, इसकी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अब बात कर लेते हैं JSX क्या होता है। जावा स्क्रिप्ट XML, ये होती है फुल फॉर्म, HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट। HTML हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। HTML आपने अलग लिख रखी है। आप चाहते हो कि जावा स्क्रिप्ट में आप हो, आप चाहते हो कि जावा स्क्रिप्ट में हम HTML को चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई नाम बनाया, हेलो लिखा है, H1 में हमने हेलो लिखा है, तो हम चाहते हैं उसको चेंज करना। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये मैंने जावा स्क्रिप्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। वहां पे आप जाओ, तभी कह रहा हूँ आपको बेसिक पता होने चाहिए कुछ चीजों के, तभी आपको रिएक्ट समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। तो आप वहां पर जाओ, नहीं पढ़ी है तो देखो जाके, वरना आपको मैं थोड़ा थोड़ा जो बेसिक है वो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा। जावा स्क्रिप्ट वाला थोड़ा सा, ये जो आप JSX है, कैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में अपना HTML लिखते हैं, कैसे चेंज करते हैं, वो आपको मैं पढ़ा दूंगा आगे जब हम लोग कोडिंग वाले पार्ट में चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएट फोल्डर। अब हम लोग को एक फोल्डर क्रिएट करना होगा जिसमें हम लोग रिएक्ट पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फोल्डर विथ एनी नेम। आप किसी भी नाम के साथ आप अपना फोल्डर नाम बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा क्रिएट फोल्डर विथ वाइट। आपको वेट के साथ आपको अगर जाना है, वेट के साथ अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप उसके भी साथ बना सकते हो। विदाउट वेट डायरेक्ट रिएक्ट के साथ काम करना चाहते हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हो। अब ये वेट क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको बताऊंगा, ठीक है।
npm क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये तो चलो मैंने लिख दिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये जो सेक्शंस है, ये कुछ पार्ट मैंने छोड़े, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज, वो भी आपकी कोडिंग वाली पार्ट है। आपको जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल क्या होता है, वो भी थोड़ा सा कोडिंग वाला पार्ट है, तो कोडिंग वाला पार्ट मैं आपको अलग पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाए हम लोग क्रिएट फोल्डर कर लेंगे, अभी क्रिएट फोल्डर बना लेंगे, और यहाँ पे हमारा इंट्रो आज का कंप्लीट हो गया। ये सारी चीजें आप लोगों को शायद से समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई फिर से देखना वीडियो, नहीं समझ में आई होंगी फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा नहीं चल पाया, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा ये सही से, तो इसको देख लेंगे बाद में। तो अगर आप लोगों को इंट्रो कंप्लीट आपको समझ आई हो, रिएक्ट क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्यों बनाई गई थी रिएक्ट को, तो आपको को समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक बॉल नोटिफिकेशन दबा लेना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। अब मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वाले पार्ट में, नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम लोग अब कोडिंग वाले सीधे कोडिंग की हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग सब बंद कर देते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बना के हम लोग अपना छोड़ देंगे, जिसका हम लोग नाम रख देंगे day1 रिएक्ट जेएस day1, ठीक है। ये हम लोग अपना नाम रख देंगे, तो जिससे क्या होगा, हम लोग को याद भी रहेगा कि हमने कौन सा फोल्डर बनाया था, रिएक्ट जेएस, और यहाँ पे कर देंगे day1, ठीक है। ये हमारा फोल्डर हो गया, ये हमारा फोल्डर के यहाँ पे हमने तैयार कर लिया। अब इसको कुछ नहीं करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपने उसमें VS कोड में, और उसके बाद आप अपने फोल्डर में काम कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इंट्रो अगर समझ में आया हो, कोई भी अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई हो, तो फिर से दोबारा से समझा दूंगा इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, जिसमें कोडिंग का भी पार्ट होगा और जिसमें हमारा ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। अब हम सीधे अपना जंप करेंगे रिएक्ट पर और रिएक्ट पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक करते वीडियो एंड बाय बाय, जय हिंद।